Hello friends, good morning to all of you. Today we are going to study about limitations of Coulomb's law. Okay, so this is class 13 for English medium and we will study about limitations of Coulomb's law. Okay, तो चलिए हेडिंग देते हैं. Limitations of Coulomb's law. Coulomb's law का लिमिटेशन क्या है, इस पे हम बात करेंगे कि Coulomb's law जो होता है किसके लिए वैलिड होता है, किसके लिए एप्लीकेबल होता है. तो हमने सबसे पहले ही पढ़ा था कि Coulomb's law is applicable for static charges. That means कि charge which is in rest. Okay? फिर हमने पढ़ा था कि Coulomb's law is valid for only point charge. तो इससे रिलेटेड क्या क्या कंसेप्ट है उस पर हम बात करेंगे. तो पहला है Coulomb's law is only applicable for static charges or charge which is in rest. याद ये रखना है कि Coulomb's law किसके लिए एप्लीकेबल है, तो ऐसे चार्ज पार्टिकल के लिए जो रेस्ट में हो, स्टैटिक चार्ज और चार्ज विच इज इन रेस्ट. ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, Coulomb's law is only applicable for point charge. आपको याद होगा Coulomb's law बताते समय हमने बोला था कि Coulomb's law is valid for point charge. तो सवाल ये है कि सर ये point charge के लिए वैलिड क्यों है, तो ध्यान देंगे, इसको समझते हैं. हमने बोला कि if we take two sphere and which having equal distribution of charge on the surface of sphere, and when we kept closer to each other, then charges accumulate on one side of the sphere and the center of charge particle get displaced. जैसे हमने बोला कि दो हमने स्फीयर लिया, इसका नाम लेते हैं A और इसका नाम लेते हैं B, और इस स्फीयर के सरफेस पे आप देख सकते हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों तरफ. जैसे ही दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो इनका ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये सारा पॉजिटिव और ये सारा पॉजिटिव, तो प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल्शन. तो ये सारा एक साइड एक्युमुलेट हो जाता है अनदर साइड, तो स्फीयर के इस साइड ये जाकर एक्युमुलेट हो जाएगा, ये रिपेल कर देगा. और ये जो सेंटर पे मान लीजिए ये प्लस था आपका और ये प्लस था, तो ये प्लस प्लस भी क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा और ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा. क्लियर है. डिस्टेंस का तो मेजरमेंट यहाँ से करते हैं, सेंटर टू सेंटर किया जाता है, तो ये डिस्प्लेस हो जाता है. अब यहाँ पर आप पार्टिकुलर डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर चार्ज का एक्युमुलेशन वन साइड हुआ है, यहाँ पर दूसरे साइड हुआ है, और आपका जो सेंटर है ये भी डिस्प्लेस हो गया है. क्यों? क्योंकि आपने पूरा स्फीयर का चार्ज कंसीडर किया है, ये हमने पॉइंट चार्ज नहीं लिया है. तो पॉइंट चार्ज नहीं लेने पर क्या होता है, तो पॉइंट चार्ज आप नहीं लेते हैं तो यहाँ पर डिस्टेंस वैरी करता है और चार्ज का जो डेंसिटी होता है वो वैरी करता है. तो याद रखेंगे कि इसके लिए कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होता है। कूलम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड है? तो 2 पॉइंट चार्ज, जैसे हमने यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज दिया
और यहाँ पर दूसरा पॉइंट चार्ज। अब ध्यान देंगे, इनके बीच अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, मान लीजिए कि अगर रिपल्शन होगा तो ये क्या होगा, और थोड़ा सा इसको ज्यादा दूर पर रखेंगे इस तरीके से, तो ये दो चार्ज के बीच पार्टिकुलर काम करता है। ओके, ये किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्लस प्लस को रिपेल कर दे रहा है और यहाँ पर सेंटर ही डिस्प्लेस हो जा रहा है और वन साइड एक्यूमुलेशन चार्ज का ज्यादा हो जाता है। तो आप एक्यूरेट किसी चार्ज के साथ यहाँ पर डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी डिस्टेंस वेरी करता है, यहाँ भी वेरी करता है, सबके लिए वेरी करता है। तो याद रखेंगे कि इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। ओके, तो यहाँ पर हमने मतलब इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। ओके, चलिए तो आप इसको बना लीजिए, इसके बाद आगे लिख रहे हैं। चलिए आपने लिख लिया होगा, तो ध्यान देंगे कि कूलम्ब्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक चार्ज। किसके लिए वैलिड है? स्टैटिक चार्ज और चार्ज व्हिच इज इन रेस्ट। ओके, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि कूलम्ब्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, तो ये हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, तो आते हैं थर्ड नंबर पॉइंट में। अब थर्ड नंबर पॉइंट कहता है कि कूलम्ब्स लॉ डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम। ध्यान देंगे, थर्ड क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम, nature of medium of the charges। तो थर्ड नंबर पॉइंट क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम ऑफ द चार्जेस। आप चार्ज पार्टिकल को किस मीडियम में रखे हैं, एयर में रखे हैं, ऑयल में रखे हैं, वाटर में रखे हैं, ग्लिसरीन में रखे हैं, अल्कोहल में रखे हैं, आप किस मीडियम में चार्ज को रखे हैं, मीडियम के नेचर पे भी कूलम्ब्स लॉ डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट है 4 नंबर में, कूलम्ब्स लॉ is not applicable for large distance। अब देखिए ये क्या कर रहा है कि कूलम्ब्स लॉ लार्ज डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने एक रिलेशन पढ़ा है कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ओके, तो आप जानते हैं कि अगर डिस्टेंस को आप r को इनफाइनाइट कर देंगे, तो फोर्स क्या होता है, जीरो हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। समझते हैं, हमने बोला कि इफ वी टेक टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड and we kept at infinite distance, यहाँ पर था, इसको infinite distance पर लेके रखा जाए। तो अब बताइए कि जब डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज, और डिस्टेंस जब इनफाइनाइट कर दीजिएगा, इनफाइनाइट कर देंगे तो फोर्स क्या होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि ये लार्ज डिस्टेंस के लिए वैलिड नहीं होता है। ओके, तो लार्ज डिस्टेंस मतलब क्या, कि आपका किलोमीटर में नहीं होना चाहिए। ओके, तो सर क्या इसका मिनिमम वैल्यू भी है कि कितना के लिए वैलिड है? तो बिल्कुल, ये 10⁻⁻15 मीटर तक वैलिड है, उससे कम पर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि उससे कम पर न्यूक्लियर फोर्स काम करना शुरू करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कूलम्ब्स लॉ इज not applicable for very small distance (10⁻⁻15 मीटर।
ध्यान देंगे क्या करें, कूलम्ब्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंस, करें ज्यादा कम डिस्टेंस के लिए वैलिड नहीं है। तो सर वैलिड कितना डिस्टेंस तक के लिए है, तो ये अप टू 10⁻⁻14 मीटर तक के लिए वैलिड है। ओके, इससे डिस्टेंस को और कम करते हैं तो ये काम करना बंद कर देता है। याद ये रखना है कि सर ज़्यादा लार्ज भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मिनिमम भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि 10⁻15 को फेमटो कहा जाता है, फर्मी के टर्म यूज करते हैं। ओके, तो ये इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर बाइंडिंग ज़्यादा हो जाता है और इन दिस केस इनका जो अट्रैक्शन और रिपल्शन का प्रॉपर्टी है वो लूज हो जाता है। तो ये कहाँ तक काम करेगा, तो अप टू 10⁻14 मीटर तक। ओके, तो these are the limitations of Coulomb's law. Write down. चलिए आपने लिख लिया होगा। तो ये जितना अभी हमने पढ़ा ये सारा Coulomb's law का लिमिटेशंस था। अब आगे हम कंपेयर करने वाले हैं किनके बीच, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो कंसेप्ट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ही दिया गया है। ओके, तो चलिए आगे हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में और ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में बहुत सारा सिमिलरिटीज भी है और बहुत सारा डिफरेंस भी है। क्या है इस पे बात करेंगे। तो हेडिंग दिया जाए कंपैरिजन बिटवीन electrostatic force and gravitational force. Okay, let us keep heading comparison between electrostatic force and gravitational force. तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं दो सेक्शन और एक में लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और यहाँ पर लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, चलिए तो यहाँ पे कंपेयर करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी होता है, मतलब दो चार्ज पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी होता है। ये डिपेंड करता है चार्ज के नेचर पर। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में ऑलवेज अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन नहीं होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों क्रिएट होता है, तो ड्यू टू चार्ज पार्टिकल, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों क्रिएट होता है, ड्यू टू मास। ओके, तो फर्स्ट लिखते हैं कि इट में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। सेकेंड क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चार्ज, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मास। ओके, तो लिखेंगे इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चार्ज। It is produced due to mass of the
चलिए इनको समझते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले हमने बताया था कि इट में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। सेकंड पॉइंट क्या है कि इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों प्रोड्यूस्ड होता है, तो चार्ज के कारण। ओके, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मास ऑफ द बॉडी। बॉडी के मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस्ड होता है। ओके, थर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है काफी स्ट्रांग होता है, लार्ज होता है। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का 10 to the power 36 टाइम ग्रेटर होता है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है काफी स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। कितना स्ट्रांग होगा, तो 10 to the power 36 टाइम्स, याद रखिएगा। तो इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही वीक होगा, तो बिल्कुल इट इज द वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। ये हमारे नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। कितना वीकेस्ट है, तो अगर ये 10 to the power 36 टाइम्स ज्यादा है तो ये क्या होगा, 10 to the power 36 टाइम्स वीकर होगा। ओके, फोर्थ क्या है कि दिस फोर्स इज एप्लीकेबल इन वैक्यूम। ये जो फोर्स है ये वैक्यूम में भी एग्जिस्ट करता है, वैक्यूम में भी काम करता है। अगर दो चार्ज पार्टिकल को वैक्यूम में रखेंगे तो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। सेम ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ भी है कि दिस फोर्स इज एप्लीकेबल इन वैक्यूम, कि अगर दो मास को हम वैक्यूम में भी रखते हैं तो इनके बीच अट्रैक्शन का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। ओके, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ये लॉन्ग रेंज फोर्स है और इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। तो आपने देखा कि बहुत सारा सिमिलैरिटीज भी मिल रहा है। इट इज अ सेंट्रल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये भी सेंट्रल फोर्स है, दोनों सेंट्रल फोर्स। तो सवाल ये है कि सर सेंट्रल फोर्स होता क्या है, तो जब दो चार्ज पार्टिकल के बीच आपस में फोर्स लगता है तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रल। जब दो बॉडी के बीच आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो दैट इज सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल का मतलब होता है कि दो बॉडीज के बीच में या दो चार्ज के बीच में। ओके, अगर पूछा जाए कि सेंट्रल फोर्स का डायरेक्शन बताइए तो बोलेंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, और इसमें पूछा जाए तो बोलेंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस। ओके, इसके बाद है 7 नंबर पॉइंट कि इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स में बात कर चुके हैं। कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं, तो दैट टाइप ऑफ फोर्स व्हिच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ ऑफ नेचर इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। ऐसा फोर्स जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आप दो चार्ज को रखे हैं तो थोड़ी हम लोग पढ़ रहे हैं कि फ्रिक्शन वाला सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। सरफेस का नेचर का स्टडी हम कर ही नहीं रहे हैं। जहाँ पे सरफेस का नेचर का स्टडी किया जाता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। ओके, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, तो सर दैट टाइप ऑफ फोर्स व्हिच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ पाथ, और पाथ ऑफ नेचर इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, राइट डाउन। एक दो पॉइंट और है उसको आगे मैं लिखूंगा। चलिए, तो आपने लिख लिया होगा, एक दो पॉइंट और है उसको भी लिख लेते हैं। तो 7 पॉइंट हो चुका है। 8 पॉइंट में देखते हैं कि इट ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ का पालन करता है। 8 नंबर, इट ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। 9 नंबर पॉइंट क्या है
it follow inverse स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। आप पढ़े होंगे कि एफ ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², अभी हमने बताया था। ओके, और ग्रेविटेशनल फोर्स में भी ये चीज है, ये भी क्या करता है, इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये दोनों डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, एक और लिखते हैं 3 नंबर पॉइंट में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो चार्ज पार्टिकल के मीडियम पर डिपेंड करता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स मास के मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है कि आप मास को किस मीडियम में रखें हैं। तो लिखेंगे दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम in which charged particles are kept। क्या चार्ज पार्टिकल्स को कहाँ रखे हैं उसके मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस फोर्स does not depends upon the nature of medium in which masses are kept। ओके, तो एक बार फिर समझते हैं। करेक्ट, इट ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि अगर दो चार्ज पार्टिकल है तो पहला चार्ज पार्टिकल दूसरा पर जितना फोर्स लगाएगा, दूसरा चार्ज पार्टिकल सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स पहले चार्ज पार्टिकल पे लगाएगा। ओके, आपने बताया कि अगर हम कोई एक्शन करते हैं तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या करता है, तो इट ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। इसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कि इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। आपने पढ़ा था कि जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस का स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कि इफ वी इंक्रीज डिस्टेंस फोर्स विल बी डिक्रीज। सेम लाइक दिस फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स कि if we increase distance force will be decrease and if we decrease distance force will be increase। okay, if we decrease distance force will be increase। तो these are the similar points for electrostatic force and gravitational force। अब देखिए ये जो है डिसिमिलर है, ये दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम in which charged particles are kept। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ये चार्ज पार्टिकल के मीडियम पे डिपेंड करता है कि आप चार्ज पार्टिकल को किस मीडियम में रखे हैं, एयर में, वैक्यूम में, अल्कोहल में, ग्लिसरीन में, वाटर में, कहाँ रखे हैं। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम इन व्हिच मासेस आर केप्ट। क्लियर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किनके बीच काम करता है, तो दो मास के बीच। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता है कि आप मास को कहाँ रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं कि वाटर में रखे हैं, अल्कोहल में रखे हैं, ग्लिसरीन में रखे हैं, कहाँ पर आप दो मास को रखे हैं ये मीडियम के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये दोनों का सबसे बड़ा अंतर है, डिफरेंस है। और सारा डिफरेंस आपने पहले भी देखा था। इसमें बहुत सारा सिमिलैरिटीज भी होता है और बहुत सारा डिफरेंस भी होता है। तो ये आपके
एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप याद रखेंगे। सो राइट डाउन। चलिए आपने लिख लिया होगा, इसको हटाते हैं और कुछ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड होगा। ओके, तो आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू कूलम्ब्स लॉ। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल्स related to Coulomb's law। Coulomb's law से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है। तो क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं, 2 point charges QA equal to 8 microcoulomb and QB equal to -5 microcoulomb kept at a distance of 10 centimeter, then find the magnitude of electrostatic force। ओके, करेंगे 2 पॉइंट चार्ज है जो कि एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस्ड है और ये Q1 हो गया प्लस 8 माइक्रोकूलम्ब और ये सेकेंड चार्ज पार्टिकल Q2 -5 माइक्रोकूलम्ब। डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको बताना है कि इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। राइट डाउन, लिख लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि गिवन डाटा क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और क्या फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ 2 चार्जेस Q1 एंड Q2। तो सबसे पहले QA कितना है? +8 माइक्रोकूलम्ब, +8 माइक्रोकूलम्ब। तो हमने देखा कि सर चार्ज का यूनिट तो कूलम्ब होता है, ऐसे यूनिट में माइक्रो है तो माइक्रो हटाएंगे कैसे? तो 8 × 10⁻⁻6 से माइक्रो को हमने हटाया और ये कूलम्ब। QB इक्वल टू कितना है? तो -5 माइक्रोकूलम्ब। माइक्रो हटाइए, माइक्रो कैसे हटाएंगे? 10⁻⁻6 से। डिस्टेंस कितना है दोनों चार्ज के बीच? तो 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कितना हुआ? 0.1 मीटर। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। तो यहाँ Q1 की जगह क्या है? चार्ज A है और Q2 की जगह चार्ज B है, तो हमने A और B रखा। अब ये टोटल का 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁹। QA कितना है? तो 8 × 10⁻⁻6। QB कितना है? तो -5 × 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाई r²। r कितना है? 0.1 × 0.1। स्क्वायर है तो 2 टाइम्स हमने लिखा। चलिए F इक्वल टू, यहाँ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले माइनस को आगे कीजिए। माइनस क्या बताता है? तो माइनस शोज दैट कि द फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। हमने बताया था कि अगर प्लस रहता है तो रिपल्सिव फोर्स और माइनस रहता है तो अट्रैक्टिव फोर्स। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। रीजन, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर माइनस को हमने आगे किया, मल्टीप्लाई कीजिए। 8 × 5 = 40, तो 9 ×
40, ये हमने काम कर लिया। और ध्यान देंगे डेसिमल हटाइएगा तो एक जीरो ऊपर आएगा, ये डेसिमल हटाइएगा तो एक जीरो ऊपर। इसको यहाँ पे सॉल्व करके बता दे रहे हैं। -9 × 40, ध्यान देंगे डेसिमल दोनों का हटेगा तो डबल जीरो ऊपर चला गया। अब यहाँ पर 10⁻⁻6 और एक और है 10⁻⁻6 और यहाँ पर 10⁻⁹ ओके, डिवाइडेड बाई 1 × 1। इसका जब डेसिमल हटा दिया गया तो ये 1 बचा, क्योंकि डेसिमल हटेगा तो एक जीरो ऊपर, तो इसका डेसिमल हटेगा तो एक जीरो ऊपर। ये 10⁻⁹ को हमने लास्ट में रखा है। तो अब बताइए कि ये कितना होगा। एक स्टेप इसको करते हैं। 9 4 36, तो आपने बोला 36 इंटू, अब देखिए 10⁻⁹, दो यहाँ पर है 11, एक यहाँ पर है 12, तो आपने बोला सर 10⁻12 और -6 कितना होगा, -12 डिवाइडेड बाई 1 नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कितना हुआ -36 इंटू 10⁻12 में से 12 जाएगा 0, और किसी का पावर 0 होता है तो वैल्यू कितना होता है 1, तो फोर्स कितना है 36 न्यूटन। ओके, तो दैट इज योर आंसर। और नेगेटिव साइन क्या बताता है, ये फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव। ओके, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, जब आगे कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे तो और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सो राइट डाउन। चलिए, तो आपने लिख लिया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक चीज ध्यान देंगे, जब क्वेश्चन में मीडियम के बारे में नहीं बताया गया है तो हम क्या मानते हैं, एयर और वैक्यूम। यहाँ पर किसी भी मीडियम के बारे में नहीं कहा गया है, तो यहाँ मीडियम क्या लेंगे, एयर और वैक्यूम। अगर मीडियम देगा, अगर मीडियम देता है तो मीडियम को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो क्वेश्चन सेकंड क्या है कि 2 पॉइंट चार्जेस, इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहे हैं। 2 point charges QA 2 × 10⁻⁷ coulomb and QB 3 × 10⁻⁷ coulomb are kept at a distance of 30 cm। अब बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है, जो हमने सॉल्व किया था उसी के आधार पर ये क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सेम डायग्राम है, इस दो चार्ज पार्टिकल कितना डिस्टेंस पे रखे गए हैं, 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यूबी कितना है, तो 2 × 10⁻⁷ coulomb। क्यूबी कितना है, 3 × 10⁻⁷ coulomb। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। QA 2 × 10⁻⁷ coulomb, QB 3 × 10⁻⁷ coulomb। डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, तो कितना हो गया आपका 3 × 10⁻⁻1 मीटर, या 0.3 मीटर लिख सकते हैं। ओके, आते हैं फोर्स का डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 इंटू QA इंटू QB डिवाइडेड बाई r²। ये टोटल का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0 का 9 × 10⁹। QA कितना है, 2 × 10⁻⁷। QB कितना है, 3 × 10⁻⁷। और डिस्टेंस कितना है, 3 × 10⁻⁻1, 3 × 10⁻⁻1, क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा कि सर 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 3 3 9, ओके, और 3 2 6। अब ये सारा हमने बेस डिजिट का काम कर लिया। अब 10 टू द पावर जो है उसको लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे 9 ऑलरेडी ऊपर है, 10 टू द पावर 9, ये जाएगा तो 10 होगा, ये जाएगा तो 11 होगा। तो 10 टू द पावर 11, क्योंकि माइनस था, ये दोनों जाएगा तो ऊपर प्लस में, और 7 7 कितना 40। ओके, तो हमने बोला
ये हो गया आपका F इक्वल टू 6 इंटू 14 में से 11 माइनस कीजिए तो 10 टू द पावर -3। ओके, अब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों चार्ज के बीच कितना फोर्स से क्या होगा, रिपल्शन। QV रिपेल करेगा QA को इतना फोर्स के मैग्नीट्यूड से, और QA रिपेल करेगा QP को 6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन के फोर्स से। ओके, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। राइट, चलिए आपने लिख लिया होगा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा चेंज करेंगे, यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल के बीच आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। ओके, चलिए तो क्वेश्चन थर्ड लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड, the electrostatic force on a point charge चलिए समझते हैं क्या कर रहा है। The electrostatic force on a point charge is 0.4 microcoulomb due to another charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. Then find the distance between them. कहा क्या रहा है, दो चार्ज पार्टिकल है, दो चार्ज पार्टिकल है, एक का नाम Q1 लेते हैं, ये 0.4 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज रखा है, और एक Q2 है, ये माइनस 0.8 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज रखा है, और इनके बीच ध्यान देंगे एक माइनस एक प्लस है, तो ये अट्रैक्शन का फोर्स होगा, और ये फोर्स कितना है 0.2 न्यूटन। हमको क्या करना है, डिस्टेंस बताना है कि दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पर हमने बोला कि Q1 इक्वल टू 0.4 माइक्रोकूलम्ब, माइक्रो हटाइए, कैसे हटाएंगे, 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम्ब। ओके, Q2 इक्वल टू -0.8 माइक्रोकूलम्ब, तो -0.8 माइक्रो कैसे रिप्लेस करेंगे, 10 टू द पावर -6 से। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, फोर्स दिया है कितना 0.2 न्यूटन, और डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या है, तो F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब यहाँ से आपको R ही निकालना है डिस्टेंस, तो R स्क्वायर क्या होगा, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2, और ये फोर्स कहाँ आएगा, डिवाइड में। ओके, और जब R से अंडर रूट रिप्लेस करेंगे, ये होगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई F। ओके, अब सारा वैल्यू आप इसमें रखिए और सॉल्व करके निकालिए। तो रखते हैं R इक्वल टू 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 कितना है आपका 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6, Q2 कितना है -0.8 इंटू 10 टू द पावर -6। ओके, और डिवाइडेड बाई फोर्स कितना है आपका 0.2 न्यूटन। सॉल्व किया जाए इसको, ध्यान दें सबसे पहले तो माइनस को आगे कीजिए क्योंकि माइनस है यहाँ पर, और इसके बाद डेसिमल हटाते हैं, तो 1 डिजिट पे डेसिमल इससे कैंसिल हो गया, 9 4 जा 36, या अलग अलग भी कर सकते हैं। तो हमने रखा 9 को 3 इंटू 3 हमने कर दिया। उसके बाद देखिए 10 टू द पावर 9, और ये जब डेसिमल हटेगा तो नीचे कितना आएगा, ये डेसिमल हटाइए और नीचे कितना लेकर आइए 10 लेकर आइए। ओके, तो हमने बोला ये 10 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये 6 6 12 होगा, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो एक इंक्रीज होगा 13। हमने 4 को 2 रखा, और ये 4 इंटू 2। ओके,
और 10 टू द पावर 9 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे बहुत स्टेप हमने डायरेक्ट किया है, थोड़ा समझिएगा कौन सा स्टेप है। तो 9 को हमने फ्रैक्शन में कर दिया है 3 into 3, क्यों? अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए। इसके बाद 4 को हमने 2 into 2 रखा और 8 को हमने 4 into 2 रखा। ये डेसिमल इसका हट गया तो नीचे 10 आ गया, ये डेसिमल इससे कैंसिल हो गया, ओके, और नीचे हमारा 2 बचा। अब देखिए ऊपर कितना था, 10 to the power 9 था और 6 और 6 10 to the power -12, लेकिन जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 12 में एक इंक्रीज हो जाएगा और ये 13 होगा। आप क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो r कितना आ गया, डबल 3 है, एक 3 माइनस एक 3 बाहर, डबल 2 है, एक 2 बाहर, 4 है, 2 बाहर, और ध्यान देंगे अंडर रूट 13 में से 9 माइनस कीजिए, कितना होगा, 4 होगा, तो 4 होगा तो बाहर कितना आएगा, 2 आएगा, जो 10 to the power 2। तो आप बोल सकते हैं 3 to the 6, 6 to the 12, -12 into 10 to the power -2 meter, okay। तो that is the distance between two charged particles। तो ये हमने कुछ डायरेक्ट स्टेप लिए हैं, आप इसको अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए आपने लिख लिया होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है, आप सॉल्व करेंगे। if two charged particles of kept at a distance of 10 centimeter, then find the electrostatic force। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन क्या है, if two charged particles of Q1 and Q2 are kept at distance of 10 centimeter, then find the electrostatic force। तो आप सॉल्व करेंगे, हिंट में दे रहा हूँ यहाँ पर, ये दो चार्ज पार्टिकल है, Q1 है, इस पर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, Q2 है 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ओके। माइक्रो हटा लेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और आपका जो फार्मूला है F = 1/4πε0 Q1 into Q2 डिवाइडेड बाई r² पे आपको सॉल्व करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी अगली वीडियो। थैंक्स।